चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना बी लॉ का चैप्टर 6 हम कर रहे थे। इसका छोटा सा एक पार्ट हमने छोड़ दिया था, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एंड साथ ही साथ हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है 30 डेज का रिवीजन का, वो भी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी टाइमिंग जो है वो 10 से 11 की होगी एंड 11 से 12 हमारा ये वाला बैच चलेगा। जो इसकी 5-7 क्लासेज रहेगी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जो खासतौर पर रेगुलर बैचेज वाले हैं वो रिवीजन के लिए उस क्लास में मस्ट आएंगे। आपकी अगर कोई क्लास स्किप हो चुकी है, नहीं भी हुई, तो उसमें लाजमी आना है। एंड साथ साथ क्योंकि उसके टेस्ट भी हो रहे होंगे तो आपने वो टेस्ट भी मस्ट देने हैं। तो ये आपके पास लास्ट चांस होगा हमारी ये, क्योंकि 30 दिन की क्लासेस होनी है एंड होपफुली हमारी ये सारी रेगुलर क्लासेस होनी है। तो इसमें हम एक तरीकाकार से पैटर्न से चलेंगे एंड विद इन 30 डेज हम ये होगा कि जब हम एंड करेंगे उसको, तो भैया जी कोई चीज जो होगी वो रह नहीं रही होगी या हमने सारा कुछ फ्रेश रिवाइज किया होगा। तो एट द एंड रिवीजन की जरूरत नहीं रहेगी इतनी ज्यादा, आपके बाकी सब्जेक्ट जो है उनको टाइम दे सकेंगे। ठीक है, तो लिहाजा लिंक जो है वो इसी ग्रुप में आएगा। इसी में से ही हमने क्लासेस जो है वो स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। तो वो आपके लिए एक किस्म की रिवीजन क्लासेस होंगी एंड जो न्यू ज्वाइनर होंगे उनके लिए वो एक किस्म का फास्ट ट्रैक बैच होगा। तो लाजमी उसको ज्वाइन करना है एंड साथ में आपने अब टेस्ट जो है वो जरूर देने हैं। टेस्ट पे लाजमी फोकस रखना है, टेस्ट मिस नहीं करना बच्चे। ठीक है बच्चे? जी सर। सर कल शेड्यूल सेट हो गया इस जी दिनों बेटा। में? शेड्यूल सेट हो गया बीला बेटा का? शेड्यूल जो हमारा लॉ का आया हुआ है यही होना है। बस ये होगा कि जिस दिन हमारा सिलेबस वो वाले चैप्टर कंप्लीट होंगे हमारा वो टेस्ट हो जाया करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है ना, जैसे ही वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा टेस्ट वाला, क्योंकि टेस्ट तो ऑलरेडी तकरीबन प्रिपेयर्ड है, तो साथ में वो हमारा टेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है, साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। मैंने बता देना आपको जिस किस तरह टेस्ट है। इन केस के अगर जिस तरह सिंगल चैप्टर्स हैं उनका टेस्ट नहीं है, 2-2 3-3 मर्ज करके टेस्ट हैं, तो वहां पे हम सिंगल सिंगल के लिए अलहदा से एक असाइनमेंट छोटी सी रखा करेंगे 2-3 क्वेश्चन की। ठीक है, पास पेपर उसको आपके अलहदा से दिए जाएंगे, उसका टेस्ट नहीं होगा, वो एक किस्म की हमारी असाइनमेंट हुआ करेगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आपको असाइनमेंट भी दें और साथ में टेस्ट भी दें। तो आपने दोनों ही नहीं करने माशाल्लाह, तो बेहतर यह है कि उतना काम आपसे लिया जाए जो कम से कम आप कर सकें। ठीक है, जी सर। चले जी शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 जो था बेटा बेसिकली ये हमारा डील कर रहा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो हमने दो तरह की परफॉर्मेंस को देखा था। हमने कहा था कि देखो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना बेसिकली दो तरह से पॉसिबल है। नंबर 1 तो होता है जनाब परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस उसके अलावा हमने कहा कि और तरीकाकार भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, लेकिन वो हम डिटेल में देखेंगे। परफॉर्मेंस जो है वो सबसे कॉमनली यूज्ड एंड बेहतरीन तरीकाकार है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना या उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाना। तो लिहाजा क्या होगा कि हमने कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपना अपना ओब्लिगेशन परफॉर्म कर दें। तो लिहाजा हमने कहा कि जब दो पार्टीज अपना अपना ओब्लिगेशन परफॉर्म कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ओब्लिगेशन अब मजीद उनके ऊपर किसी तरह का नहीं रहता। तो हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली दो टाइप्स देखी थी। हमने कहा था कि एक होता है एक्चुअल एंड सेकंड हमने कहा था एक होता है टेंडर परफॉर्मेंस। दूसरा टेंडर था जिसको हमने कहा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो बेटा बेसिकली एक्चुअल ही होती है, तो उसके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है लॉ के अंदर। क्यों बेटा एक्चुअली परफॉर्म कर दिया। मैंने कहा कि देखो लॉ वहां पे काम आता है, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि लॉ जो है बेसिकली वहां पे काम आता है जहां पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो फिर तो लॉ की कोई जरूरत ही नहीं है, सारे बंदे के पुत्र बन के रह रहे हैं, तो किसी को क्या मसला है कि भाई अदालतों में जाके धक्के खाता फिरे। तो लिहाजा जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सेम इस तरह जब एक्चुअली परफॉर्मेंस हो जाती है तो फिर तो किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट बचता ही नहीं है। तो लिहाजा दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से का ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दें इंसान के पुत्र की तरह, तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन हमने देखी कि ये भी एक तरीका कार है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना। अब हम बात कर रहे हैं, वर्ड को गौर से सुना करें, कि हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, ना कि ऑब्लिगेशन का डिस्चार्ज होना। तो लिहाजा टेंडर या हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखी थी और उसमें हमने एक चीज की थी कि देखो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑब्लिगेशन जो है वो दो पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा एक के डिस्चार्ज हो जाएगा एक का नहीं होगा। मतलब जिसने ऑफर की, जिसने टेंडर किया, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर मजीद कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, टेंडर के अंदर दो केसेस हैं बेसिकली, मुझे इस बार बुक में नजर नहीं आ रहे एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप उसको नहीं किया जा सकता, वो मिस नहीं किया जा सकता। देखो बेटा टेंडर दो तरह से होते हैं। देखो अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें ना, कॉन्ट्रैक्ट तो ये दो चीजों से मुताल्लिक हो सकता है, या तो हो सकता है गुड से रिलेटेड या हो सकता है मनी से रिलेटेड।
ठीक है। एक तीसरी टाइप भी होती है जिसमें जस्ट प्रॉमिस होते हैं, एक्चुअल कंसिडरेशन कोई नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट जो है दो होते हैं, गुड्स एंड मनी का। अब दोनों के केस में टेंडर हो सकता है। गुड्स से मुराद क्या है कि जिस तरह मैंने गाड़ी बेचनी थी, बिलाल ने पैसे देने थे, बात खत्म। ये हमारा एक गुड्स का जो था वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था। मनी का क्या होता है कि मैंने आपको उधार दिया है, आपने मुझे उधार वापस करना है, तो लिहाजा ये मनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो टेंडर भी दो तरह के होते हैं, टेंडर फॉर गुड्स एंड टेंडर फॉर मनी। दो तरह के जो हैं वो टेंडर्स नॉर्मली हमारे यहाँ होते हैं। देखो बेटा, टेंडर फॉर गुड्स के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में देखा कि देखो मैं गाड़ी लेके जाता हूं, बिलाल आगे मौजूद नहीं है या बिलाल उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब मैं दोबारा अब गाड़ी देने का पाबंद नहीं हूं, मैं दोबारा ऑफर नहीं करूंगा, बल्कि मैं बिलाल पे केस कर सकता हूं। तो ये चीज तो क्लियर थी ना बच्चे सबको? मुदस्सिर, यस बिलाल, सर, क्लियर थी सर। ओके। दूसरा जो है टेंडर फॉर मनी, कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हुए थे या आपसे मैंने उधार लिया हुआ था, और जो वापस करने की डेट आई तो मैं आपके पास पैसे लेके गया और आपने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। तो इसमें भी मैंने एक वैलिड टेंडर किया और आपने उसको रिफ्यूज कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं आपको पैसे देने का पाबंद नहीं हूं? नहीं। इस सूरत में यह होगा कि मैं आपको पैसे देने का तो पाबंद रहूंगा, हाँ, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है तो वो कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मुझे नुकसान हो जाता है आपके इस इनकार की वजह से, तो वो मैं आपसे रिकवर करा सकता हूं, लेकिन पैसे देने का मैं पाबंद रहूंगा। टेंडर फॉर गुड्स में गुड्स देने का अब मैं पाबंद नहीं रहा, अब मैं बाउंड नहीं रहा। लेकिन जब टेंडर फॉर मनी होगा तो पैसे देने का मैं पाबंद रहूंगा, हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। इन केस के अगर मुझे कोई लॉस होता है तो वो भी मैं आपसे रिकवर करा सकता हूं। तो यहां तक क्लियर है सारा बच्चे? यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं। अब दो तरीकाकार हमने देखे थे। हमने कहा था कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज से मतलब है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी अब कोई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं रही, नो नीड टू परफॉर्म, मजीद अब उसकी परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं रही। तो हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीका तो ये देखा परफॉर्मेंस वाला, दूसरे भी कई तरीकाकार होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। तो डिस्चार्ज होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होता है या नहीं होता, ये केस टू केस वेरी करता है। ऑब्लिगेशन जो है वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर होगा कि भाई दोनों पार्टीज की लायबिलिटी भी खत्म हुई है या नहीं हुई। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई देखो, मैंने एक गाड़ी देनी थी बिलाल को, बिलाल ने मुझे 10 लाख रुपए देने थे। मैंने जो है बिलाल को कहा यार ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अब हमें कैंसिल करना चाहिए, ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। बिलाल कहता है ठीक है सर जी, कोई इशू नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमने ये क्या किया कि कैंसिलेशन से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब दोनों पार्टीज को परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, एंड सेम टाइम हमारे ओब्लिगेशन भी डिस्चार्ज हो गए हैं, हमारे ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी भी दोनों पे नहीं रही। लेकिन दूसरा केस क्या है कि मैंने गाड़ी देनी थी, बिलाल ने पैसे देने थे, मैंने इनकार कर दिया, मैंने जो है वो कैंसिल कर दिया, इनकार कर दिया परफॉर्म करने से। मैंने कहा जी मैं गाड़ी नहीं आपको बेचने वाला। अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं होगा, मेरे ऊपर लाइबिलिटी तो अराइज हो जाएगी ना। तो इसी तरह अदालत में जाके आप उसको परस्यू कर सकते हैं। सेम इसी तरह तीसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये है कि मैंने बिलाल को कहा कि जी मैं आपको ये गाड़ी 10 लाख की बेचता हूं। हफ्ते हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हफ्ते बाद फिर मैंने कहा कि बिलाल नहीं यार ये गाड़ी 10 लाख की नहीं, मैं 12 लाख की बेचता हूं। बिलाल कहता है कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या किया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये गाड़ी जो है वो मैं 12 लाख की आपको बेचता हूं। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये नोवेशन के जरिए हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर से डिस्चार्ज हो गया। तो लिहाजा जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो उसके तीन बेसिकली मोटे मोटे जो है वो इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 तो भाई कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज, एंड सेम इस तरह लाइबिलिटीज भी डिस्चार्ज। नंबर 2 क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, लाइबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं हुई। नंबर 3 क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तो हो जाता है लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। समझ आ गया ये तीनों केसेस बच्चे? ओके जी,
तो लिहाजा अ कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ये तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। तो वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज आइदर बाय परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस से हो सकता है, या जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन जो है वो खत्म हो जाए पार्टीज की तरफ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। पहला केस है नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। नोवेशन से मुराद है पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। रिसेशन से मुराद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल आउट कर देना। अल्टरेशन से मुराद क्या है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई छोटी मोटी चेंजेस कर देते हैं तो वो हमारा अल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, तो नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन, इन तीन तरीकों से अगर कोई भी तरीकाकार हम परफॉर्म करते हैं तो पार्टीज जो हैं वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाइंड नहीं रहेंगी। ठीक है, वो तो क्या हुआ, इनोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना, उसके बाद रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, म्यूचुअल कंसेंट से कैंसिल करना, एंड अल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देना। तो वो कहता है इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, के नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। इनोवेशन, जिस तरह मैंने कहा कि 10 की जगह हम 12 लाख की गाड़ी कर रहे हैं, और रिसाइंड इट, हम उसको कैंसिल कर देते हैं या अल्टर कर देते हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल टर्म एंड कंडीशन पार्टीज उसके अंदर चेंज हो जाती हैं या कुछ इस तरह का मजीद हो जाता है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई बच्चे कि इन तीन तरीकों से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पुराने वाला खत्म हो जाएगा। ओके, गुड हो गया। आगे चलते हैं। प्रोमिजी में डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस। देखो प्रोमिजर कौन होता है, जो ऑफर कर रहा होता है, ये जिसने परफॉर्म करना होता है, ये जिसने सब्जेक्ट मैटर देना होता है। प्रोमिजी कौन होता है, जिसने परफॉर्मेंस डिमांड करनी होती है, जो परफॉर्मेंस मांगता है। तो लिहाजा एक तरीकाकार ये भी है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का कि जो प्रोमिजी है वो डिस्पेंस विद कर दे या रिमिट कर दे परफॉर्मेंस को। मिसाल के तौर पर डिस्पेंस विद का मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना, उसको लीव ऑफ कर देना, माफ कर देना। रिमिट का मतलब यही होता है कि भाई उसके अंदर कुछ उसको रिलीफ दे देना। ठीक है, रिलीफ दे देना। तो इन दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना बाकी नहीं रहता। मिसाल के तौर पे मैंने गाड़ी देनी थी और बिलाल ने पैसे देने थे। अब बिलाल मुझे कहता है जी सर गाड़ी लेके आए, मैं कहता हूँ यार बिलाल मैं गाड़ी जो है ना वो आपको नहीं भेज सकता। अब बिलाल जो है वो मुझे कह सकता है कि सर कोई बात नहीं, चलें छोड़े, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, वो डिस्पेंस विद कर सकता है, रिक्वायरमेंट के साथ माफ कर सकता है। एंड सेम इस तरह वो ये भी तो कह सकता है कि सर चलें 2-4 महीने बाद हम फिर आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसको फिर हम कर लेंगे, आप 6 महीने साल तक इसको मजीद अपने पास रख लें। तो लिहाजा इसमें क्या क्या उसने मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। तो अगर इस केसेस में किसी भी केस में अगर प्रोमिस रिलीफ दे देता है या माफ कर देता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने बिलाल से 10 लाख रुपए उधार लिया, बिलाल मेरे से मांग मांग के थक गया। मैंने कहा कि यार ये तो अब वापस नहीं होना। तो बिलाल के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो कहे कि जी चलो ये अल्लाह के नाम पे माफ किया, ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बिलाल। सेकंड ऑप्शन ये है कि बिलाल कहते हैं चलो यार 10 नहीं तो 5 लाख तो कम से कम वापस कर दो, ठीक है, तो वो भागते चोर की लंगोटी वाली बात है। तो इन दोनों केसेस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब अगर वो मुझे सारा माफ कर देता है तो इट्स वेल एंड गुड, इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन अगर वो सारा माफ नहीं करते तो कुछ मुझे रिलीफ दे देता है उसमें से, तो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सिर्फ उतना पोर्शन रहेगा लायबल जितने के लिए उसने मुझे पाबंद कर दिया है। ठीक है, अब प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट होली और इन पार्ट, कि भाई पूरा भी माफ कर सकता है या पार्शियली भी माफ कर सकता है, कि परफॉर्मेंस को वो कर सकता है। समझ आ गई बात बच्चे। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके जी। दूसरा केस प्रोमिसी रिफ्यूजल या निग्लेक्ट। वो कहते हैं इफ द प्रॉमिस इज निग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। मिसाल के तौर पे मैंने जनाब जी बिलाल को कहा कि मैं गाड़ी जो है वो आपको दे दूंगा 10 लाख रुपए में, तो आप ऐसा करना, आपके पास लोडर है वो आप मुझे भेज देना, मैं उसके ऊपर गाड़ी लोड करा के खुद ले आऊंगा। बिलाल ने कहा जी ठीक है, ये हमारा तय हो गया। अब बीच में बिलाल का दिल गड़बड़ कर रहा था, कहता कि नहीं यार ये गाड़ी 10 लाख की नहीं है, मैं महंगी ले रहा हूँ, तो लिहाजा इसको किसी तरीके से परफॉर्म ही ना करने दो। तो मैंने उसको ड्यू डेट पे कॉल की बिलाल को कि जी लोडर भेजो। बिलाल ने या तो कह देना कि जी मेरे पास लोडर है नहीं, या वो कह सकता है कि जी आ रहा है, बस आ रहा है जी, बंदा काम करने गया, लारे लगा के रखेगा।
मुझे परेशानी में डाल के रखेगा और मुझे परफॉर्म नहीं करने देगा। तो इन दोनों केसेस में क्योंकि जो प्रॉमिसी है वो उसकी रिफ्यूजल हो रही है या उसके निगलेक्ट की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो भैया क्या होगा, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। या इसकी मिसाल यूं हम लेते हैं, जिस तरह ये पिज्जा डिलीवरी वाले होते हैं, तो वो मैंने एक मूवी देखी थी, फ्री पिज्जा खाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, डिलीवरी वाले की बाइक पंचर कर देते हैं एंड सेम इस तरह उसको पंचर लगवाते हैं और लेट हो जाता है, वो पहुंचते पहुंचते तो फ्री पिज्जा ले लेते हैं। तो लिहाजा क्या हुआ कि भाई जो प्रॉमिसी था उसने खुद परफॉर्मेंस करवाने से उसके राह में रोड़े अटकाए या उसको परफॉर्म नहीं करने दिया। तो इस सूरत में भी जो प्रॉमिसर होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हाँ लाइबिलिटीज अराइज हो जाएंगी। तो ये क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ओके। उसके बाद अगला है इम्पॉसिबल एक्ट। देखो बेटा कोई क्या मतलब, रिपीट कर दें। देखो बेटा मिसाल के तौर पे मैंने कहा बिलाल को कि मैं आपको जो गाड़ी है, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको 10 लाख की बेचता हूं। बिलाल कहता है ठीक है। मैंने कहा जी आप ऐसा करना, 1 फेब को आपके पास जो लोडर खड़ा हुआ है, लोडर डाला होता है जिसके ऊपर लाद के ले जाते होते हैं गाड़ी, या उसके साथ टो करके ले जानी, क्यों गाड़ी बंद है काफी टाइम से, मैंने चलाई नहीं है, मैं बाहर रहता हूं, तो लिहाजा मैंने उसे कहा कि भाई तुम वो लोडर मुझे भेज देना एंड मैं उसके ऊपर गाड़ी लोड करा के खुद आपके घर ले आऊंगा। बिलाल कहता है जी ठीक है। अब बिलाल के दिल में कोई ना कोई खटपट है, बाद में बिलाल मुकरना चाह रहा है लेकिन वो मुकर नहीं सकता, क्यों, उसके सर पे सारा कुछ पड़ जाना है। तो वो कोशिश ये करना चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं परफॉर्म ना कर सकूं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, 1 फरवरी को मैंने बिलाल को फोन किया और उसे कहा कि जी भाई लोडर भेज दो, ठीक है, लोडर भेज दो, मैं जो है वो आपके पास गाड़ी लेके आता हूं। बिलाल क्या कर सकता है, 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो वो कहे कि जी भाई लोडर है ही नहीं मेरे पास, तुम अपना लेके आओ। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास कहां से आया, क्योंकि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात तय हुई थी कि लोडर जो है वो बिलाल लाएगा। बिलाल अब लोडर नहीं ला रहा, तो लिहाजा क्या हुआ कि बिलाल की रिफ्यूजल की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रॉमिसी कौन है, बिलाल है, बिलाल है, मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने गाड़ी देनी है, कंसिडरेशन किसने देनी है, बिलाल ने देनी है। तो लिहाजा बिलाल के रिफ्यूजल की वजह से मैं गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो एक किस्म से देखा जाए तो मेरी तरफ से ब्रीच होगी, ये लॉ कहता है कि नहीं, ये आपकी तरफ से ब्रीच नहीं है, बल्कि जो प्रॉमिसी है उसके रिफ्यूजल या निगलेक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है। तो आप जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। फिर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि मैं उसको मजीद गाड़ी देता फिरूं या उसके तरले करूं कि भाई गाड़ी ले जाओ, बल्कि मैं सीधा केस कर सकता हूं। समझ आ गई? ओके गुड हो गया। ओके जी। उसके बाद इम्पॉसिबल एक्ट। देखो बेटा लॉ कहता है कि कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जो इम्पॉसिबल चीज को, मिसाल के तौर पे मैं बिलाल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि तुम पैदल चांद पे चढ़ के दिखा दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बिलाल कहता है जी ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये इम्पॉसिबल एक्ट है। बिलाल मुझे कहता है जी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आपको सीए करके दिखाना। मैंने कहा यार बिलाल है, मतलब हद है भाई, मजाक है, नहीं वो मजाक है कोई। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको दे, लोग करते हैं, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन बहरहाल उसने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है, ऐसे नहीं करते होते पुत्र, थोड़ा सा हौसला रखते होते हैं, ठीक है। चलो जी कोई भी, तो किसी किस्म का भी जो इम्पॉसिबल एक्ट होता है बच्चे, उसके कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि एक बार हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गया। मिसाल के तौर पे मेरे पास गाड़ी थी, मैंने बिलाल को कहा जी ये गाड़ी जो है मैं आपको सेल करता हूँ 10 लाख की। बिलाल कहता है ठीक है जी मैं आपसे 1 जनवरी को ले लूंगा या 1 फरवरी को ले लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से 2 दिन पहले ही भाई मेरे गराज में आग लगी और मेरी गाड़ी जल गई। तो अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। जब हमने किया तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल या इलीगल हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने बिलाल के साथ किया कि देखो मैं आपको 200 बोरी चीनी की दूंगा, सप्लाई करूंगा 8,000 रुपए बोरी के हिसाब से। बिलाल कहता है जी ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने परफॉर्मेंस करनी थी उस दिन एक लीगल नोटिफिकेशन आ गया कि चीनी की ओपन मार्केट में सेल परचेज बंद कर दी गई है, सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। तो अब क्या हुआ, अब ये सेल परचेज जो है वो इलीगल हो गई, तो अब हम नहीं परफॉर्म कर सकते, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो लिहाजा 2 केसेस है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट
जो शुरू से ही इम्पॉसिबल हो, ठीक है, एब इनिशियो, शुरू से स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो शुरू से वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर, टेक्निकल रीजंस की वजह से, किसी भी और वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स को कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा, उसे कहा जी मेरी कंपनी का ऑडिट कर दो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑडिट से 2 दिन पहले वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो भाई अब आप कैसे, ये तो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना, तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है, ये इलीगैलिटी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है। लेकिन वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void। तो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाए या इलीगल हो जाए, वो void हो जाता है। तो लिहाजा ये वो सिचुएशन है जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाता है। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मेरी गाड़ी को आग लग गई, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, कि भाई जो ऑडिटर था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, क्या आपने किसी इंडियन बंदे के साथ या किसी दूसरे मुल्क के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन उस मुल्क के साथ आपकी जंग छिड़ गई, तो अब क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, दुश्मन के साथ आप किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकते। सेम इस तरह द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिचुएशन मतलब इस तरह है बच्चे कि पार्टिकुलर सिचुएशन का खत्म हो जाना। मिसाल के तौर पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे किसी भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जॉब के ऊपर रखूंगा, ठीक है सर, इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाएंगी इसमें, जी बेटा, इनकम्पैटिबिलिटीज भी आ जाती है इसमें, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है एक बंदा, पागल हो जाता है, ठीक है, इंसेन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, माइनर तो नहीं हो सकता लेकिन इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, ल्यूनाटिक हो जाता है, कोई भी इशू हो सकता है, तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो भी वो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में निकल जाएगा काम। अच्छा, पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट, मिसाल के तौर पे मैंने एक बिजनेस शुरू किया और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जॉब दूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरा बिजनेस ही बंद हो गया, तो मैं जॉब आपको कहां से दूं, तो अब वो सिचुएशन ही नहीं रही, मैं आपको जॉब कैसे दे सकता हूं अपने बिजनेस में जब मेरा बिजनेस ही नहीं रहा, तो लिहाजा इस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लिहाजा ये वो तरीकाकार है, इन दो में बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, इन दो में इलीगल हो जाता है। क्लियर है, सुपरविनिंग सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी का मतलब क्लियर हो गया बच्चे? ओके जी, उसके बाद वो कहता है वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग व्हिच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलिजेंस माइट हैव बीन नोन एंड व्हिच द प्रॉमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और लॉफुल, सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रॉमिसी। अब देखो कि ऐसे हुआ कि मेरे पास 200 बोरी शुगर की पड़ी है, ठीक है, मैं गया, मैंने जाके बिलाल को कहा मैं आपको ये बोरी जो है वो 8,000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, सेल करता हूं, ठीक है। बिलाल कहता है जी ठीक है, बिलाल मुझे क्या करता है, कुछ पैसे शैसे एडवांस पे दे देता है, लेकिन मुझे पता था कि भाई रात नोटिफिकेशन आया है और उसमें चीनी की लोकल सेल परचेज के ऊपर या ओपन मार्केट सेल परचेज के ऊपर पाबंदी हो चुकी है, मतलब मुझे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, इलीगल है, लेकिन बिलाल को नहीं पता था। क्यों? मुझे पता था कि रात को नोटिफिकेशन सारा है, अभी तक बिलाल को कहां से पता होगा, तो लिहाजा मैं बिलाल से जाके कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। अब मुझे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, बिलाल को नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, बिलाल को कॉन्ट्रैक्ट में ले आया। बाद में बिलाल को पता चलता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पॉसिबल हो गया है, या मैं बिलाल को फोन करके कहता हूँ कि यार इस तरह चीनी की सेल परचेज के ऊपर तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अब तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया और जो एडवांस वगैरह वो लिया मैं खा पी जाता हूं। तो लॉ कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि प्रोमिसर को एक चीज पता थी लेकिन उसने प्रोमिसी को नहीं बताया, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म तो हो जाएगा, खत्म कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, खत्म क्या होना है, लेकिन बहरहाल मुझे कंपनसेट करना होगा बिलाल को, ठीक है। क्लियर है यहां पे जो बात कर रहे हैं वो? यस सर। ओके, अच्छा, अब हम पीछे कुछ चीज और पढ़ के आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल वगैरह होते हैं, तो इस लाइन में वो कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वाइडेबल है मतलब अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर है कि उसकी मर्जी उसको परफॉर्म करवाए या ना करवाए, तो लॉ कहता है कि अगर वो उसको परफॉर्म नहीं करता
करवाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, तो फिर अगर उसने कोई बेनिफिट लिए हैं तो उसको वापस करना होगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का कंसेप्ट हमने फ्री कंसेंट में पढ़ा था कि देखो कोercion अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इन केसेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल वो क्या कहते हैं इनकर हो जाता है किससे, कोercion से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। तो फिर अगर एग्रीव पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करती है, रिसाइंड का मतलब होता है बेटा कैंसिल करना, कैंसिल करती है, तो फिर अगर वो कोई बेनिफिट ले चुकी होती है वो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर कोई वाइड एग्रीमेंट या वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडवांटेजेस वगैरह लिए गए तो वो भी वापस करने होंगे। तो ये बात रिलेट हो रही है इसके साथ कि ये एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे पता था कि ये इलीगल है, मैंने बिलाल से पैसे ले लिए थे, बाद में मैंने से बताया जी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है या वाइड है, तो भैया फिर क्या होगा, मुझे उसको कंपनसेट करना भी पड़ेगा एंड साथ में मुझे अगर कोई मैं बेनिफिट ले चुका हूं जो एडवांस वगैरह तो वो भी वापस करने होंगे। क्लियर है बच्चे यहां तक? चलें जी, गुड हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 6। उसके बाद ये हमारा चैप्टर 7 है। अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये सबसे लेंथी चैप्टर है, जिसके पे जो हमारे नोट्स हैं वो तकरीबन 5-7 पेजेस के जो हैं वो हमारे नोट्स बन रहे हैं एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं वो जो कैपेसिटी कॉम्पिटेंट ऑफ जो है पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एंड इसमें से मस्ट मस्ट लिख के रख लें 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। एक एमसीक्यूज होगा एंड एक क्वेश्चन होगा वो भी मीडियम का, मतलब 4-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें से लाजमी आना है। ठीक हो गया, इसके ऊपर हमारे इंशाल्लाह 2 दिन लगेंगे एंड उसके बाद हमारे रह जाएंगे 8, 9 एंड 10, 3 चैप्टर हमारे इंशाल्लाह पीछे रह जाएंगे। तो वो हमने 3 लेक्चर्स के अंदर ही खत्म कर देना है। मतलब ये हुआ कि हम होपफुली इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स जो है रेगुलर बैचेस का खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, एंड जो हमारा फास्ट ट्रैक है रेगुलर बैचेस तमाम स्टूडेंट आपकी रिवीजन होगी उसमें, तो वो हमारी क्लास इनिशियली 10 से 11 ही होगी। फिर ये बैच खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि अगर उसे 11 से 12 करना है तो कर लेंगे, नहीं तो हम उसे उसी टाइम के ऊपर ही रखेंगे इंशाल्लाह। एंड तमाम जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो जरूर जरूर उस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि 30 डेज के अंदर अगर हम पूरा कोर्स दोबारा कर लेंगे तो एक किस्म का फ्रेश होगा हमारे जहन में सारे का सारा टॉपिक, तो हमें एग्जाम के करीब जाकर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेम इस तरह साथ साथ उसके टेस्ट एंड प्रैक्टिस होंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि दिन के 2 से 3 घंटे अब लॉग के लिए निकालना शुरू कर दें। ठीक हो गया बच्चे? क्लियर है ना पुत्र? जी सर। सीक्वेंस क्या होगा चैप्टर्स का बेटा, जिस तरह आपको रिवीजन में चैप्टर 1 करेंगे, फिर हम उसके बाद अदर बिजनेस लॉज करेंगे एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पे करेंगे, क्योंकि बाकियों का पोर्शन बहुत हैवी है और उनकी प्रैक्टिस की भी बार बार जरूरत है। तो जिस तरह हमारे रेगुलर बैचेस की लेक्चर्स का सीक्वेंस रहा है वैसे ही हमारा उसका रहेगा कि हम पहले वो चैप्टर कवर करेंगे जिनका हैवी वेट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा चैप्टर 1 आता है, फिर उसके बाद 11, 12, 13, फिर उसके बाद 16, 17, 18, फिर हम 14, 15 एंड फिर हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, ताकि पीछे पीछे हमारा वो वाला चीज पक्की रहे। ठीक हो गया, ओके बेटा जी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास पे, टाइम पे आइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे बच्चा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।